आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग के फील्ड में, जिसका नाम है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हमको ये नहीं समझ में आता कि ये किस तरह का फाइनेंशियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये जैसा कि आप चार तरह के बेसिक ब्रॉड क्राइटेरियाज हैं, ब्रॉड टाइप्स हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव के, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, स्वैप, ऑप्शन। इनके बीच में किसी की डेफिनेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये कौन सा फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। तो आज कोशिश करेंगे कि इन चारों के बीच में आपको कायदे से समझाया जाए कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा मैं विद एग्जांपल, कि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप कभी ना भूलें कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। तो सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम आते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, जिसको हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव का नाम दे रहे हैं। एक डेरिवेटिव होता है केमिस्ट्री में, बट बैंकिंग के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में डेरिवेटिव का अलग मतलब है। डेरिवेटिव क्या है? तो डेरिवेटिव एक तरीके का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि वैल्यू को डिराइव करता है उसके अंडरलाइंग एसेट से। ये इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल में समझ में आएगा आपको जब हम एग्जांपल्स के तौर पे समझाएंगे। जल्दी समझ लीजिए, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो वैल्यू है मनी की, खासतौर पे एसेट की जो वैल्यू है, उसको हम डिराइव करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायर जो होता है इसमें, जो खरीदार है, वो उस एसेट को खरीदता है फ्यूचर की डेट में। एक फ्यूचर की एक डेट सेट करी जाती है और जिस डेट में खरीदेगा उसका प्राइस पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। अब इसके बेनिफिट क्या है, ये भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू आपको समझाएंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि एसेट्स जो होंगे वो क्या क्या होंगे, जैसे कमोडिटीज हो गई। कमोडिटीज में आपकी क्या क्या होंगी? अगर कमोडिटीज की बात करें तो जैसे कि ऑयल हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब की भी ट्रेडिंग होती है, आपको पता होगा। तो कमोडिटीज में ये यूज होता है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेट्स, करेंसीज, इन सभी में फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स यूज होते हैं। मतलब फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में जिन एसेट्स की हम बात कर रहे हैं वो एसेट्स ये हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डेरिवेटिव्स का मेजर पर्पस क्या है, तो डेरिवेटिव यूज होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए, जिसको हम हेजिंग भी बोलते हैं। काफी क्वेश्चंस मैंने जब आपको सॉल्व कराया तो उसमें हेजिंग ये टर्म जरूर आया होगा और मैंने इसको डिस्कस भी करा था। हेजिंग यूज होता है जब भी आप फाइनेंशियल रिस्क को कम करते हैं, लेसन करते हैं, उस विधि को बोलते हैं हेजिंग। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट के काम आता है और स्पेक्यूलेशन के काम आता है। स्पेक्यूलेशन एक तरीके के क्या है, बेटिंग है, जिसमें एक तरीके से आप बेट लगाते हैं कि मैंने पैसा इन्वेस्ट करा, अब ये प्रॉफिट करेगा कि लॉस करेगा। ठीक है, तो स्पेक्यूलेशन यही चीज है, एक तरीके से बेटिंग है, जिसको आप हिंदी टर्म में रफ भाषा में कहें तो जुआ बोलते हैं, जुआ लगाना। तो इट इज कॉल्ड एज स्पेक्यूलेशन। तो अब सबसे पहले बात करते हैं, जो हमने डेरिवेटिव्स बोले, इनके कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके से ये प्रैक्टिकलिटी में यूज होते हैं, रियल टाइम में यूज होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चार तरह के बेसिक इंपॉर्टेंट और भी हैं डेरिवेटिव्स, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं जो जनरली यूज होते हैं फाइनेंस की फील्ड में, वो है फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। ये हैं बेसिक 4 डेरिवेटिव के इंस्ट्रूमेंट्स। तो जैसे कि आप देखा, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स किस तरीके से एक्सचेंज करे जाते हैं, तो इसके 2 तरीके हैं। एक ओवर द काउंटर, जिसे हम ओवर द काउंटर, जिसे हम डायरेक्टली बोलेंगे। डायरेक्ट, ये थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है इसमें, क्योंकि सेटलमेंट वगैरह में
पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है चीजें, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की है। और दूसरा जो प्रकार है वो है, दूसरी जो तरीका जिससे ट्रेड करा जाता है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। मतलब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं डेरिवेटिव का, वो होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। इनके शॉर्ट फॉर्म भी जनरली आपको दिखेंगे बुक्स में, फाइनेंशियल बुक्स में, ओटीसी और ईटीडी। तो सबसे पहला हमारा डेरिवेटिव, इसको डिस्कस करते हैं, क्या है ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। जैसे नाम से आप देख रहे हो, फ्यूचर में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला, दिमाग में आप रखिएगा अपने। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है एक्चुअल में? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज to buy or sell an asset at a certain time in future at a certain price। मतलब अगर आज है फॉर एग्जाम्पल 2 जून 18, मैंने बोला मैं रिलायंस के स्टॉक खरीदूंगा, और कब खरीदूंगा? 3 जून 19 को, ठीक है। और उसका प्राइस अगर आज की डेट में चल रहा है 40 रुपए, ठीक है। तो मैं कहता हूं 14 रुपीज पर शेयर की वैल्यू है अगर, तो मैं कहता हूं जो मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि 1 साल बाद मैं इस शेयर को खरीदूंगा और 40 रुपए में ही खरीदूंगा। तो क्या हुआ, हमने प्राइस भी सेट कर दिया, टाइम सेट कर दिया एसेट को खरीदने का। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो होते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्यों यूज होते हैं, जैसे मैंने बोला हेज अगेंस्ट रिस्क। जो अनसर्टेनिटी है फ्यूचर की, कि हो सकता है 40 रुपए आगे घट के 30 रुपए हो जाए, 32 रुपए हो जाए, तो इसको हमने घटा दिया इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, क्योंकि हमने पहले ही से सारा सेटलमेंट कर लिया है, एक डील कर ली है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि भाई मैं 1 साल बाद तुमसे ये शेयर के स्टॉक्स खरीदूंगा और इसी पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदूंगा, चाहे प्राइस घटे या बढ़े। तो आपने क्या करा, रिस्क को हेज कर दिया और स्पेकुलेट कर दिया प्राइस मूवमेंट ऑफ अंडरलाइंग एसेट को। मतलब वही है, प्राइस का जो मूवमेंट होगा अप डाउन, उसको भी आपने पहले से ही स्पेकुलेट कर दिया। अब जैसे कि बोला मैंने कि ये जो 2 तरह के मैंने आपको बताए थे अभी जस्ट पहले कि कहां ट्रेड होते हैं डेरिवेटिव्स के। एक होता है ओवर द काउंटर डायरेक्टली बिटवीन द मीडिएटर ऑफ द स्टॉक कंपनी एंड द इन्वेस्टर, और दूसरा होता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो फ्यूचर्स जो होता है ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है और इसको सेंट्रलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में इसको ट्रेड करा जाता है। तो ये इन कंपैरिजन टू अदर जो कि ओटीसी में करे जाते हैं, ये लेस रिस्की होता है क्योंकि सारी चीजें ऑटोमेटेड हैं, सेटलमेंट भी इसका ऑटोमेटेड है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू है। और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि अगर हम ओवरव्यू की बात करें क्या है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अगर हम इसे बोले ब्रॉडर सेंस में, तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ बेट बिटवीन टू पार्टीज। बेटिंग ही तो है कि आप पहले से ही बोल दे रहे हो कि भाई मैं इतनी वैल्यूज की रख रहा हूं, अब ये आगे बढ़े या घटे, मुझे इस वैल्यू में इस शेयर की वैल्यू इस शेयर का स्टॉक खरीदने हैं, इस कंपनी के स्टॉक खरीदने हैं, ठीक। तो अगर मान लीजिए स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो खरीदने वाले का नुकसान, खरीदने वाले का नहीं, जो बेच रहा है, अगर उसने, ये जो बंदा था जिसने बोला था 2 जून 18 को मैं 40 रुपए में, 2 जून 18 को जब 40 रुपए वैल्यू है रिलायंस स्टॉक की, 3 जून को मैं इसको खरीदूंगा और 40 रुपए में ही खरीदूंगा। तो ये एक तरह की बेट है कि भाई अगर 3 जून 19 को ये वैल्यू घट गई तो बंदे का फायदा हो गया, और बढ़ गई तो बंदे का नुकसान हो गया। तो ये क्या एक तरीके से जुआ है, ठीक। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल की, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप देख रहे हो एक स्टॉक एक्सचेंज में भाई साहब हैं, रवि भाई साहब हैं, इनको खरीदना है,
एक स्टॉक, ठीक है, मान लीजिए वॉलमार्ट का स्टॉक खरीदना है इनको, ठीक है, जिसकी वैल्यू $74 है आज की डेट में, मान लेते हैं एग्जांपल। ये भाई साहब कौन है? स्पेक्यूलेटर है। स्पेक्यूलेटर कौन होता है? एक तरीके से मीडिएटर होता है जो कि इन्वेस्ट करता है लोगों के मनी को डिफरेंट स्टॉक्स में, प्रॉपर्टीज में, ये सोच के कि भाई आप प्रॉफिट करोगे, ठीक है, अपनी नॉलेज लगाता है और बोलता है भाई इन कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करिए तो आपको प्रॉफिट होगा, मतलब ऑन ए पॉजिटिव नोट। तो रवि भाई साहब ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने की सोची। इन्होंने कहा कि मैं वॉलमार्ट का स्टॉक है वो $74 में खरीदूंगा, जो कि जिसकी वैल्यू करेंटली अभी $74 है। खरीदूंगा कब? मतलब सॉरी, खरीदूंगा नहीं, बेचूंगा। $74 में बेचूंगा, जो कि आज की वैल्यू है, ठीक है। इन्होंने, इनके पास 10,000 शेयर्स है, 10,000 स्टॉक्स हैं, जो जिनकी पर स्टॉक की वैल्यू करंट डेट में अगर देखी जाए, करंट डेट मान लेते हैं 2 जून 18, ठीक है। 10,000 शेयर्स इनके पास ये ओन करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई मैं 3 जून को इसको बेचूंगा तुम्हें, किसको? स्पेक्यूलेटर को, क्योंकि स्पेक्यूलेटर के साथ ही इन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा है। तो 3 जून 18 को मैं इसको बेचूंगा अपने 10,000 शेयर्स को, और कितने में बेचूंगा? यही जो आज की करंट वैल्यू चल रही है, $74 में ही बेचूंगा। अब इन्होंने ऐसा क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया होगा? क्योंकि आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई शेयर्स या स्टॉक्स खरीदते हो, तो वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसकी वैल्यू घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, स्टॉक एक्सचेंज डूब भी सकते हैं, स्टॉक की मार्केट अप भी हो सकती है। तो अनसर्टेनिटी के कारण कि भाई इनका पैसा फंसे ना एक साल में इनको, क्योंकि मान लीजिए 10,000 स्टॉक की वैल्यू 74 के हिसाब से देखी जाए तो $74,000 ये ओन करते हैं आज की डेट में, ठीक है। बट इनको हो सकता है एक साल के बाद इमरजेंसी के तौर पे या किसी पर्पस के तौर पे इन्होंने कुछ प्लानिंग करी हो, ₹74,000 की जरूरत होगी, ठीक है। तो इन्होंने इसीलिए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई मेरे ये ₹74,000 फिक्स हो जाए, $74,000 फिक्स हो जाए जब मैं इसको 3 जून 18 को बेचूं, ठीक। तो इन्होंने क्या करा? फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बंदे ने कहा, जो स्पेक्यूलेटर था, उसने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं $74 में ही, जो कि आज करंट वैल्यू है, उसी डॉलर में, उसी रेट पे पर शेयर को खरीद लूंगा। आपसे 10,000 शेयर जो है वो $74 पर शेयर के प्राइस से खरीद लूंगा 3 जून 18 को। तो ये क्या हो गया? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपने फ्यूचर की डेट सेट करी खरीदने बेचने की, आपने प्राइस सेट करा, करंट प्राइस, ठीक है, जो कि आप फ्यूचर में जिस दाम पे बेचोगे। तो ये क्या हुआ? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे का सिनेरियो बताता हूं। अब क्या हुआ? 3 जून 19, एक साल बाद की बात है। 3 जून 19 आ गया। अब क्या हुआ? जो ये स्टॉक थे, वॉलमार्ट स्टॉक थे, जो कि $74 में आज की डेट में चल रहे थे, 3 जून 19 की डेट में हो गए $82 पर शेयर की वैल्यू, ठीक। तो बंदे ने, जो स्पेक्यूलेटर था, इसको प्रॉफिट हो गया, इनको एक तरीके से लॉस हो गया। अगर ये अपने पास रखते इन स्टॉक्स को तो हो सकता है इनको 74,000 सोच रहे थे, $82,000 का, $42,000 इनको मिलते। फायदा कितना होता है इनको? $8,000 का फायदा हो जाता, जो कि अभी फायदा किसका हुआ? स्पेक्यूलेटर का हुआ, क्योंकि उसने तो डिस्काउंट में खरीद लिया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू $74 में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इट इज सॉर्ट ऑफ बेट बिटवीन स्पेक्यूलेटर एंड ए क्लाइंट, एंड दिस टाइम द बेट इज विन बाय स्पेक्यूलेटर। अब आते हैं बात फॉरवर्ड की। फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड मैं बता देता हूं आपको ओवरव्यू। फॉरवर्ड फ्यूचर के इक्विवेलेंट है। क्या डिफरेंस है देख लीजिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी क्या आप
पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं डेफिनेशन को। जैसे कि आपने फ्यूचर में पढ़ा था, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, बाय और सेल एन एसेट। एसेट कुछ भी हो सकता है, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, कुछ भी, एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम एट ए प्राइस एग्रीड अपॉन टुडे। मतलब करंट प्राइस पे फ्यूचर टाइम में बेचना है और सेल करना है, ठीक, इसका कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इट इज ए नॉन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। नॉन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट से क्या समझे आप? मतलब ये OTC है, ओवर द काउंटर, डायरेक्टली बिटवीन मीडिएटर। मीडिएटर कौन होता है? आर्बिट्रेजर जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये कहीं स्टॉक एक्सचेंज में कुछ खरीदारी वर्दारी नहीं करेगा। ये बंदा क्या करेगा? इससे स्टॉक खरीदेगा $74 में और एक अगले बंदे को वही $82 में बेच देगा, ठीक है। तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, मैनिपुलेशन कर सकता है बंदा, क्योंकि ये डायरेक्टली हो रहा है सब कुछ, OTC, ठीक है। तो यही है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सारी चीजें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह हैं, बस ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ना होके ओवर द काउंटर होता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है। तो जैसे कि आपने देखा, की डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर और फॉरवर्ड में क्या है कि जो फॉरवर्ड है आपके स्टॉक एक्सचेंज में नहीं ट्रेड करे जाते हैं, ओवर द काउंटर ट्रेड करे जाते हैं। और ये भी जनरली रिस्क को हेज करने के लिए यूज होता है, रिस्क को कम करने के लिए यूज होता है। किन किन चीजों में? कमोडिटीज में, इंटरेस्ट रेट्स में, एक्सचेंज रेट्स में और इक्विटीज में, ठीक है। कमोडिटीज आपको पता है, ऑयल, जनरली ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, जितनी भी कमोडिटीज होती हैं उनमें भी इसको यूज करा जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इंटरेस्ट रेट के बीच में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने पढ़ा भी होगा, इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड, एक्सचेंज रेट फॉरवर्ड, ठीक है। इक्विटीज के बीच में भी होता है, स्टॉक्स, शेयर्स, इक्विटीज, ठीक है। तो यही है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आते हैं स्वैप। स्वैप जैसे कि आप समझ रहे हो क्या होगा, एक तरीके से एक्सचेंज होगा, एक हाथ से आप दोगे और एक हाथ से आप लोगे। तो क्या है? स्वैप इज मोस्ट ऑफन ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज एग्रीइंग टू ट्रेड लोन टर्म्स। अब स्वैप में जनरली क्या होता है? जनरली जिस बेसिस पे प्रैक्टिकल सेंस में अगर हम बात करें तो स्वैप यूज होता है लोन्स के केस में। कैसे? लोन्स के केस में ऐसे यूज होता है कि इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, ठीक है। आपको पता है लोन जो भी आप लेते हो, मान लीजिए आपने होम लोन लिया, ठीक है, तो इस पे दो तरह के इंटरेस्ट के ऑप्शन होते हैं। एक आपका होता है फ्लेक्सिबल, जिसे हम वेरिएबल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, मार्केट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, और एक होता है फिक्स्ड, ठीक है। तो ये बंदे थे, इन्होंने होम लोन लिया था मान लीजिए एक्सिस बैंक से फिक्स्ड इंटरेस्ट पे, और इन्होंने लिया था SBI से, इन्होंने एक्सिस से लिया था होम लोन, और इन्होंने SBI से लिया और इन्होंने वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे लिया। मतलब मार्केट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी। अब दोनों को इन फ्यूचर ऐसा लगा कि भाई मुझे शायद वेरिएबल में ले लूं तो फायदा हो जाए, क्योंकि मार्केट के रेट काफी घट गए हैं, और इनको ये लगा कि भाई मैं जो हूं फिक्स्ड पे ले लूं, मार्केट के वैल्यू का कोई भरोसा नहीं, आज की डेट में घट रहा है, कल की डेट में बढ़ भी सकते हैं, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। तो ये क्या करेंगे, इंटरेस्ट को स्वैप कर लेंगे, प्रिंसिपल सेम रहेगा, इंटरेस्ट ये इनका पे करेंगे होम लोन का, ये इनका पे करेंगे होम लोन का। दिस इज कॉल्ड स्वैप एग्रीमेंट। और ये किस तरह का स्वैप है? इंटरेस्ट रेट स्वैप, IRS, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, इफ ए पर्सन माइट सीक टू स्विच देयर वेरिएबल इंटरेस्ट रेट लोन विद समवन एल्स हु हैज ए लोन विद फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दैट इज अदरवाइज सिमिलर। मतलब लोन सिमिलर होना चाहिए, ऐसा नहीं होम लोन को कार लोन से कर लिया। जैसे सिमिलर का मतलब है उसका अमाउंट आसपास सिमिलर होना चाहिए, मतलब एक ने 45 का लिया, एक तो 50 का लिया, प्रिंसिपल आसपास सेम होना चाहिए, और एक ही कैटेगरी का होना चाहिए, जैसे कि होम लोन,
दोनों का ही होम लोन हो, दोनों का ही कार लोन हो, इस टाइप से, तब इस तरह के एग्रीमेंट होता है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो लोन का मेन नाम होता है, जिसके नाम पे लोन होता है, वो ओरिजिनल होल्डर के नाम पे ही रहता है। सिर्फ इंटरेस्ट पे करने का स्वैप हुआ है, ना कि लोन की ओनरशिप हुई है। लोन की ओनरशिप ओरिजिनल लोन का जो होल्डर है उसी के नाम पे रहती है। ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि अगर कोई भी पार्टी इन दोनों में से डिफॉल्ट करती है तो उनको अपने ओरिजिनल लोन के उसमें आना पड़ता है। ये नहीं कि इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया और ये इसका इंटरेस्ट पे किए जा रहे हैं। जैसे ही डिफॉल्ट करेगा इनको इनका लोन दे दिया जाएगा और इनको अपना ही इंटरेस्ट पे करना होगा और इनको इनके साथ देके रिकवरी करी जाएगी। ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, रिस्की इस वजह से भी है क्योंकि अगर कोई भी एक पार्टी डिफॉल्ट करती है या बैंकरप्ट होती है तो उसको वापस अपने ओरिजिनल लोन में आना पड़ता है। ठीक है। अब स्वैप कहाँ यूज होता है? इंटरेस्ट रेट्स में, करेंसी के एक्सचेंज में स्वैप का यूज होता है और कमोडिटीज में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन। फ्यूचर बताया मैंने आपको, फॉरवर्ड बताया, तीसरा आपको स्वैप बताया, चौथा इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है ऑप्शन। जैसे आप नाम से देख रहे हो ऑप्शन मतलब आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? कि आप ये एकदम फ्यूचर्स के इक्विवेलेंट है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है इसका मतलब, और आपको फ्यूचर में ही मतलब कुछ स्टॉक्स को शेयर करना है, बेच करना है, मतलब एसेट को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं और एग्रीड अपॉन प्राइस पे भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों पार्टीज जो होती हैं, दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो होता है, लेकिन एक को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि या तो वो बाय करे या तो सेल करे सिक्योरिटी को एक दूसरे के थ्रू एट ए प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट। मतलब ऐसा नहीं कि उसको बाय करना ही करना है, खरीदना ही खरीदना है। उसके पास ऑप्शन है, खरीद भी सकता है, सेल भी कर सकता है। ठीक है। मतलब इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, इट इज नॉट एनी फोर्स टू यू हैव टू बाय इट, यू हैव टू सेल इट। उसे रिटेन भी कर सकता है फ्यूचर डेट में। ठीक है। तो यही मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, ऑप्शन और फ्यूचर के बीच में, कि ऑप्शन के केस में सिंपली जो बायर होता है उसके पास ऑप्शन होता है या तो वो बाय करे या तो सेल करे एसेट को एट ए सर्टेन प्राइस एंड डेट। ठीक है। अब कितने तरह के ऑप्शन होते हैं देख लीजिए। कॉल ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन क्या होता है? बायर जो होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो उसको बाय करने के लिए फोर्स ना हो। ठीक है। मतलब जो भी बायर है, जो खरीदार है, उसको खरीदने के लिए किसी तरह का फोर्स ना करे जाए। ठीक है। मतलब गिवन क्वांटिटी ऑफ एसेट एट ए गिवन प्राइस और ऑन बिफोर ऑन गिवन फ्यूचर डेट। मतलब फ्यूचर डेट में या उससे पहले जो बायर है उसको फोर्स ना करा जाए, उसके पास ऑप्शन हो कि वो खरीद सकता है या बेच भी सकता है, जो भी है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन बायर का राइट है, याद रखिएगा। कॉल ऑप्शन बायर का राइट है, पुट ऑप्शन भी बायर का ही राइट है, बट यहाँ पे बाय करने से रिलेटेड नहीं है, ये सेल करने से रिलेटेड है। यहाँ पे उसको खरीदने के लिए ऑप्शन था, यहाँ पे उसको बेचने के लिए कोई भी तरह का फोर्स नहीं है। मतलब या तो फ्यूचर डेट में उसको सेल कर सकता है या उस पर डिपेंड करता है एट ए गिवन प्राइस ऑन बिफोर गिवन फ्यूचर डेट। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितने भी ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कैश के फॉर्म में सेटल करे जाते हैं। सेटलमेंट इनका कैश के थ्रू होता है। फर्दर अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ एक्सरसाइज किस तरीके से प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करा जाता है, तो दो तरीके होते हैं जिनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, यूरोपियन और अमेरिकन ऑप्शंस। ठीक है। यूरोपियन और अमेरिकन की अगर बात करें तो अमेरिकन ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसको एक्सरसाइज करा जाता है किसी भी टाइम अप टू एक्सपायरेशन डेट। मतलब अगर 1 जून 18 की डेट है तो 1 जून 18 से पहले उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज कर लेना है। ठीक है।
और जनरली इस तरह का जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में करा जाता है, जो कि एनएससी आपको पता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल है। यूरोपियन ऑप्शन की बात करें तो यूरोपियन ऑप्शन वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डेट पे ही एक्सरसाइज करे जाते हैं। मतलब जैसे कि आपने बोला 1 जून 18 को मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो 1 जून 18 से पहले पहले कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं आएगी कॉन्ट्रैक्ट आपका वायबल नहीं होगा। ये होते हैं जितने भी आपके इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं जो कि एनएससी में ट्रेड करे जाते हैं, वो होते हैं यूरोपियन ऑप्शंस। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जितने डेरिवेटिव्स मैंने बताया आपको उनके बीच में क्लैरिटी आई होगी, डिफरेंस समझ में आया होगा कि क्या होते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। और